हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के लिए मॉडल पेपर नंबर 3rd। इसे पिछले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट मॉडल पेपर और सेकंड मॉडल पेपर जो कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 दो मॉडल पेपर हैं वो देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप जितने भी वीडियो या कोर्स के वीडियो और जो दो मॉडल पेपर हुए हैं उनके वीडियो आपको वहां मिल जाएंगे। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स वाला 3.14 को भी ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ जितने भी मॉडल पेपर हैं या फिर प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करवाए जा सके। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में मॉडल पेपर नंबर 3rd। तो मॉडल पेपर नंबर 3rd है हमारे। सबसे पहले जो एक एक नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पिक प्रश्न या फिर जिनको हम बोलते हैं एबेसेद वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा विकल्प है वो सही है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि संख्या 16 की वर्ग संख्या है। संख्या 16 की क्या पूछी है? वर्ग संख्या। एक तो होता है वर्ग और एक होता है वर्ग मूल। एक तो होता है वर्ग और एक होता है वर्ग मूल। तो यहाँ पर 16 का वर्ग निकालना है, वर्ग संख्या निकालनी है 16 की। चाहे 16 का वर्ग निकालो चाहे 16 की वर्ग संख्या बताओ, बात तो एक ही है। तो एक तो हम बात कर लेते हैं वर्ग की और एक बात करते हैं वर्ग मूल की। वर्ग और वर्गमूल दोनों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वर्ग की बात करें तो इनमें से देखिए हम एक हिंट बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाता है एक नंबर का कि या तो वर्ग ज्ञात कीजिए या फिर वर्गमूल ज्ञात कीजिए, और हम काम हमेशा उल्टा ही करके आते हैं। वर्ग पूछता है वर्गमूल बता देते हैं, वर्गमूल पूछता है वर्ग बता देते हैं। तो आपको एक हिंट याद रखनी है कि इनमें नाम छोटा है वर्ग का। नाम छोटा है लेकिन काम क्या है इसका? बड़ा। नाम छोटा लेकिन काम क्या है इसका? बड़ा। काम बड़ा मतलब काम है इसका संख्या को बड़ा करना। संख्या को क्या करना? बड़ा करना। जैसे 2 का वर्ग। 2 का वर्ग मतलब ऊपर पावर 2 लगानी है। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो वर्ग ने 2 को क्या बना दिया? 4 बना दिया, मतलब बड़ा बना दिया। इसी प्रकार वर्गमूल नाम तो क्या है? बड़ा है। नाम क्या है? बड़ा। जब एक याद रह जाएगा तो एक अपने आप याद रह जाएगा। नाम बड़ा है तो इसका काम क्या है? छोटा। काम क्या हो जाएगा? छोटा। जैसे 25 है तो 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। तो इस वर्गमूल ने 25 को कितना बना दिया? 5 बना दिया। तो जब भी हमें वर्ग निकालना हो तो संख्या को बड़ा करना है। बड़ा करने का मतलब संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। वर्ग कैसे निकालते हैं? संख्या को उसी संख्या से क्या करना है? गुणा। और वर्गमूल कैसे निकालना है? वर्गमूल की हमारे चैप्टर में 2 विधियाँ दे रखी है, एक तो भाग विधि और एक दे रखी है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो भाग विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि में से आपको जो भी अच्छी लगे वो विधि आप लगा सकते हो, या फिर यदि क्वेश्चन में किसी विधि का नाम ले रखा है, किसी विधि का यदि जिक्र किया है तो उसी विधि को आपको यूज करना है। तो यहाँ पर पूछा है कि 16 की वर्ग संख्या। तो 16 की वर्ग संख्या मतलब 16 के ऊपर पावर कितनी लगानी है? 2। तो पावर 2 का मतलब होता है 16 को उसी 16 से क्या करना है? गुणा करना है। और 16 को 16 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 256। तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा? ब। 4 तो 16 की वर्ग संख्या नहीं है, 16 का वर्गमूल है 4। 16 का वर्गमूल कितना है? 4 है। लेकिन यहाँ पर वर्गमूल नहीं पूछा है, क्या पूछा है? वर्ग पूछा है। आगे पूछा है संख्या 25 का वर्गमूल बताइए। और 25 का वर्गमूल, वर्गमूल का सिंबल कुछ भाग जैसा होता है
और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी में 625 पर टिक लगा देते हैं, जबकि आंसर कितना होगा इसका 5। तो आप बस इन्हीं थोड़ा सा ध्यान रखना, वर्ग और वर्गमूल का। जिस प्रकार वर्ग और वर्गमूल है उसी प्रकार घन और घनमूल है। आगे है थर्ड क्वेश्चन, 15 और 16 के वर्ग के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी 1 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, जो ये पहली संख्या है 15, इसको 2 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। पहली संख्या को 2 से क्या कर देना है, गुणा। और 15 को 2 से गुणा करते ही कितनी संख्या आ जाएगी 30। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, द। यदि मान लेते हैं जैसे 19 और 20, 19 और 20 के वर्ग संख्या, 20 के वर्ग के बीच में, 19 और 20 के वर्ग के बीच में यदि पूछेगी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको क्या करना है, केवल पहली संख्या को लेना है और उसको 2 से क्या कर देना है, गुणा। इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 19 दूना 38। तो 38 संख्या हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। और यदि इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है 2n। क्या सूत्र होता है इसका, 2n। और यदि वो संख्या 2 लें तो n और n प्लस 1, n और n प्लस 1, n और n प्लस 1 के वर्ग के बीच में यदि बात करें कि कितनी संख्याएं होती है, तो 2n, पहले वाली संख्या को 2 से क्या करना है, गुणा। आगे चलते हैं 4th नंबर पर, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या बतानी नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या है, वो बताना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमने कोर्स में पढ़ा था सिलेबस के दौरान कि वे संख्याएं जिनमें इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक, वे संख्याएं जिनमें इकाई अंक 2, 3, 7, 8, वे संख्याएं जिनमें इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होती है, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती या फिर नहीं होगी। वे संख्याएं जिनमें इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए, इकाई अंक मतलब पहली संख्या यदि 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना आ रहा है, इकाई अंक इसमें इकाई अंक 8 आ रहा है, इसमें इकाई अंक 1 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पर 5 आ रहा है। तो जिस संख्या में इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 आ जाए, इनमें से कोई भी संख्या आ जाए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, क्योंकि ए में इकाई अंक कितना आ रहा है, 8। आगे है प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या में इकाई अंक 6 आएगा। कि यदि किसी से कोई भी संख्या है जिसका यदि हम वर्ग करें तो उसमें इकाई अंक कितना आना चाहिए, 6। तो जब भी आपको इकाई अंक के बारे में पूछे, या तो इकाई अंक के बारे में पूछेगा वर्ग संख्या में, या फिर किसी वर्ग संख्या का जब आप वर्गमूल निकालोगे तब इकाई अंक कितना होगा। तो दोनों का काम उल्टा है। जैसे मैं आपसे बात करूँ, एक बार इसको पूरी डिटेल से देखते हैं इकाई अंक के बारे में। जैसे 1 का वर्ग की बात करें तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1। 2 का वर्ग हो गया कितना, 4। 3 का वर्ग हो गया 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 7 7 49। 8 का वर्ग हो जाएगा 8 8 64। और 9 का वर्ग हो जाएगा कितना, 81। और इसी के साथ यदि 10 के वर्ग की बात करें तो कितना हो जाएगा, 100। तो एक बात तो मैं जीरो का नियम बता देता हूँ कि किसी भी संख्या में यदि 1 जीरो है तो वर्ग संख्या में जीरो है वो डबल हो जाएंगे। जीरो क्या हो जाएंगे, डबल। जैसे किसी संख्या में यदि 0 2 है तो उसका जब वर्ग करेंगे तो जीरो कितने हो जाएंगे, 4। 6 है तो 12 हो जाएंगे, 5 है तो 10 हो जाएंगे। मतलब जीरो है वो डबल हो जाते हैं वर्ग करने पर। अब देखते हैं हम इकाई अंक के बारे में कि किसी भी संख्या का यदि हम वर्ग निकालें, जैसे ये है, ये इसकी वर्ग संख्या है। क्या है इसकी वर्ग संख्या, ये तो है संख्या,
और यह है इसकी वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या में इकाई अंक एक, किसी संख्या में यदि इकाई अंक एक है तो उसकी वर्ग संख्या में भी एक होगा। यदि किसी संख्या में इकाई अंक 5 है तो उसकी वर्ग संख्या में भी इकाई अंक क्या होगा 5। और यदि 0 है तो उसकी वर्ग संख्या में भी कितना होगा 0। 1, 5 और साथ में ये भी 6 के लिए भी कितना होता है 6 ही होता है। 6 में भी कितना आएगा 6। यदि किसी संख्या में इकाई अंक 6 है तो उसका वर्ग करने पर भी इकाई अंक कितना आएगा 6। अब बात करते हैं हम, यदि इकाई अंक 2 आ जाए तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 4, 3 आ जाए तो 9, 4 आ जाए तो 6, 5 आ जाए तो 5, 6 आ जाए तो 6, 7 आ जाए तो 9, 8 आ जाए तो 4 और 9 आ जाए तो 1। तो जब 1 और 7 आ जाए, तो 1 और 9 आ जाए, क्या आ जाए, यदि किसी संख्या में इकाई अंक 1 और 9 आ जाए तो उसकी वर्ग संख्या में हमेशा कितना होगा 1। यदि 2 और 8 आ जाए तो उसकी वर्ग संख्या में इकाई अंक कितना होगा 4। 3 और 7 आ जाए तो उसकी वर्ग संख्या में इकाई अंक कितना होगा 9। इसी के साथ में 4 और 6 आ जाए तो इसकी वर्ग संख्या में इकाई अंक कितना होगा 6। 5 आ जाए तो इकाई अंक 5 ही होगा। बस हो गए इकाई अंक सारे। और 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा 0। आपको देखना कैसे है, आपको केवल लास्ट वाली संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम 524। यदि 524 का वर्ग करें तो इकाई अंक क्या आएगा, तो हमें पूरी संख्या का वर्ग निकालने की जरूरत नहीं है। हमें केवल और केवल लास्ट वाली जो संख्या दिख रही है 4, उसी का वर्ग निकालना है। और 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 में इकाई अंक कितना है 6। तो यहाँ पर भी इकाई अंक कितना आएगा 6। इसलिए आपको केवल लास्ट वाली संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हुए इकाई अंक बताना है। आगे बात करते हैं तो इसका आंसर जो 6 है, तो यहाँ पर 3 का तो हो जाएगा 9, 1 का 1 ही रहता है। 9 किसका रहा होगा, 1 का या 7 का, 1 का या 7 का। और यहीं पर 9 का कितना हो जाएगा 1, और 4 का कितना हो जाएगा इकाई अंक 6। 4 का कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आता है, और 16 में इकाई कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही जाने वाला है द। आगे बात करते हैं 6 नंबर, 10 की पावर 3 का मान कितना होगा। तो 10 की पावर 3 का मतलब है 10 को 3 बार गुणा करना। तो 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 को 3 बार लेकर क्या करना है गुणा करना है। तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, फिर 1 से गुणा किया तो 1, और आगे कितने जीरो लगा दे 3 जीरो, 1 2 और 3। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100, और 100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो ये आ गया कितना 1000। तो जब वर्ग संख्या में, तो किसी भी जीरो वाली संख्या का जब वर्ग करते हैं तो जीरो डबल हो जाते हैं, और जब किसी जीरो वाली संख्या का घन करते हैं तो जो जीरो है वो 3 गुना हो जाते हैं। कितने गुना हो जाते हैं 3 गुना, और इसमें हो जाते हैं जीरो 2 गुना, 3 गुना और 2 गुना। आगे बात करते हैं 7th नंबर। 7th है इसमें 1728 के घनमूल में इकाई अंक कितना होगा। अब की बार घनमूल की बात कर रहे हैं, पहले वर्गमूल की बात वर्गमूल की बात चल रही थी, अब की बार किसकी है घनमूल की। तो घनमूल में इकाई अंक क्या होगा, किसी भी संख्या का यदि कोई घनमूल है 1728, यदि हमें देखना है कि इसका घनमूल करने पर इकाई अंक कितना आएगा, तो सबसे पहले तो हमें घन संख्या याद होनी चाहिए। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 का घन कितना होता है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, फिर 3 की पावर 3 हो जाता है कितना 27, 4 की पावर 3 हो जाएगा 64, 5 की पावर 3 हो जाएगा 125, 6 की पावर 3 हो जाएगा 216, 7 का घन हो जाएगा 343, 8 का घन हो जाएगा 512, फिर 9 का घन हो जाएगा 729, और फिर 10 का घन हो जाएगा 1000। तो हमें देखना है कि किसी संख्या में यदि इकाई अंक 1 है तो उसका घनमूल या घन करने पर, घनमूल नहीं कर रहे, घन कर रहे हैं, संख्या से कहाँ जा रहे हैं घन संख्या पर। तो किसी भी संख्या का यदि आप घन कर रहे हो इकाई अंक 1 वाली का, तो 1 ही आएगा। 2 का 8 आएगा,
3 का 7, 4 का 4 आएगा, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 और 0 का 0। बाकी रह गए 2 और 8, तो 2 का 8 हो जाएगा और 8 का कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार 3 का 7 हो जाएगा इकाई अंक और 7 का कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गई इकाई अंक के बारे में। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 8 वाले घन 8 कोई संख्या है, लास्ट में इकाई अंक 8 है, तो उसके घनमूल में इकाई अंक कितना होगा, तो 8 वाले का कितना होता है 2। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, द ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 का 8 होता है और 8 का कितना होता है 2 होता है। अब है सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या। हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है 1729, क्योंकि 1729 को हम 1728 प्लस 1 लिख सकते हैं, जो कि कितना होता है 1729। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर 1728 भी घन संख्या है और 1 भी क्या है घन संख्या। इसी के साथ यदि मैं 1729 को और तरीके से लिखूं तो मैं इसको 1000 प्लस 729 भी लिख सकता हूं। तो 1000 भी घन संख्या है और 729 भी क्या है घन संख्या। इसलिए एक ही घन संख्या को दो अलग अलग तरीकों से जोड़ के रूप में लिखना ही कौन सी संख्या होता है, हार्डी रामानुजन संख्या। तो सबसे छोटी जो हार्डी रामानुजन संख्या थी वो थी 1729। आगे है 9 नंबर, 1400 का 30% कितना हुआ। तो किसी भी संख्या का यदि प्रतिशत निकालना है, जैसे यहाँ पर 1400 का 30% ज्ञात करना है, तो 1400 का को हटाएंगे गुणा का निशान 30 और प्रतिशत हटाएंगे 100 का भाग लगाएंगे। ये मैथ के जो नारे हैं वो आपको याद करने हैं कि प्रतिशत हटाओ 100 का भाग लगाओ। इसी प्रकार 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 14 को गुणा करना है 30 से, तो 14 को 3 से गुणा किया तो 14 × 42 और आगे कितना आ जाएगा 0। तो आंसर कितना हो जाएगा 420। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सेकेंड नंबर। तो 1400 का 30% कितना हो जाएगा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सौदे में लाभ होता है यदि। किसी दुकानदार को मान लो या किसी भी व्यापारी को लाभ कब होता है, तो ये तो कॉमन सेंस है, लाभ तभी होगा जब जितने रुपए में खरीद के लेकर आ रहा है उससे ज़्यादा रुपए में बेचेगा। खरीद कर लाना मतलब क्रय मूल्य, खरीद कर लाना मतलब है क्रय मूल्य और बेचना मतलब है विक्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य का मान क्या होगा ज़्यादा और क्रय मूल्य का मान क्या होगा कम, तभी तो क्या होगा लाभ होगा। कि कम में खरीद के ला रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है तभी तो लाभ होगा, नहीं तो लाभ होगा कैसे फिर। तो विक्रय मूल्य का मान है वो क्रय मूल्य से क्या होना चाहिए ज़्यादा। तो पहला ऑप्शन है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए, कि खरीदने वाला मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, नहीं। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए, बेचने वाला मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ब, कि जो बेचने वाला मूल्य है वो खरीदने वाले मूल्य से क्या होना चाहिए अधिक। तो ये थे एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों में सबसे पहला क्वेश्चन है कि संख्या 7056 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछ रहा है, न कि वर्ग में। वर्गमूल मतलब संख्या को छोटा करना। तो यहाँ पर 7056 में का जब वर्गमूल निकालोगे आप, तब ये कह रहा है कि अंक कितने आएंगे, 2 आएंगे या 3 आएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पीछे से 2 के क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। यदि सिंगल संख्या बच जाए तो भी उसका जोड़ा बनाना है। तो जितने जोड़े बने वही क्या होंगी वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो यहाँ पर 2 जोड़े बने इसलिए अंकों की संख्या कितनी होगी 2। यदि किसी मान लेते कोई भी संख्या ले लेते हैं, एक बार में ऐसे कोई संख्या ले रहा हूँ, जैसे 2 के जोड़े बनाए और सिंगल संख्या बच गई तो उस सिंगल का भी जोड़ा बनाना, और यहाँ पर कितने अंक हो जाएंगे 3। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही जाएगा हमारा 2। तो ये पर कितना ऑप्शन भर दिया हमने 2।
आगे है, यदि एक संख्या के अंत में 3 शून्य हैं तो उसकी वर्ग संख्या में, अभी बताया था मैंने, यदि 3 शून्य हैं और उसका यदि हम वर्ग कर रहे हैं तो शून्य क्या हो जाएंगे, डबल। डबल का मतलब 2 से गुणा कर दो, 2 तिया 6, 5 के 10 हो जाते हैं। इसी प्रकार तो 3 के कितने हो जाएंगे, शून्य, 6 शून्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड वाला, तो 6 शून्य हो जाएंगे। अब अंकित मूल्य में से छूट को घटाने के बाद का मूल्य कौन सा होता है, अंकित मूल्य में से छूट को घटाने के बाद में बेचा जाता है। क्या किया जाता है, बेचा जाता है। और बेचने का मतलब कौन सा मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य। ये कह रहा है कि अंकित मूल्य में से छूट को घटाने के बाद का मूल्य कौन सा होता है, तो बाद का मूल्य होता है कौन सा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य। आगे देखते हैं, 6:25 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। 6:25 को किस में व्यक्त करना है, प्रतिशत में। तो 6:25, पहली संख्या को तो लिखना है ऊपर, फिर बट्टे, दूसरी संख्या को लिखना है बट्टे के नीचे, और गुणा कर देना है किससे, 100 से। क्योंकि प्रतिशत में यदि बदलना है तो 100 से गुणा करना है, और यदि प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग लगाना है। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या को तो ऊपर लिखना है और दूसरी संख्या को नीचे लिखना है। कटे तो काटना है, तो ये 25 से 100 4 बार कट जाएगा, और 4 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24%। तो 6:25 को यदि हम प्रतिशत में बदलें तो आंसर कितना आएगा, 24%। तो यहाँ से कौन सा, सेकंड वाला सही हो जाएगा, 24%। अब बात करते हैं सत्य और असत्य की। तो सत्य और असत्य में क्वेश्चन है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो किस प्रकार लिख सकते हैं वो देखिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 हुए 1 2 3 4 5 6 7, और जब इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 49। तो पता कैसे चले कि किसी वर्ग संख्या को कितनी विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, किसी भी संख्या, जो भी वर्ग संख्या है, पहले उसका वर्गमूल निकालना है। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। इसलिए स्टार्टिंग से लेकर 7 विषम संख्याएं आपको लिखनी है। जैसे और उदाहरण लेते हैं तो 121 है, वो किसका वर्गमूल, 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11। तो स्टार्टिंग से 1 से लेकर जितनी भी 11 तक विषम संख्याएं हो रही है, 11 विषम संख्याएं हो रही है, जहाँ तक भी, उन संख्याओं को जोड़ के रूप में लिखना है। तो आपको क्या निकाल लेना है, पहले ही उस संख्या का वर्गमूल निकाल लेना है। आगे है बार बार घटाने की विधि में, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। आगे है बार बार घटाने की वर्गमूल विधि में सम संख्याओं को घटाया जाता है। तो बार बार घटाने की विधि, एक बार बात कर लेते हैं बार बार घटाने की विधि की। तो बार बार घटाने की विधि कब काम में ली जाती है, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। लेकिन ये छोटी संख्याओं पर ही लागू होता है, बड़ी बड़ी संख्याओं पर ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा फिर। तो बार बार घटाने की विधि में आपको याद रखना है कि कौन सी संख्याएं घटाई जाती है, विषम संख्याएं घटाई जाती है। जैसे 25 है, यदि 25 का वर्गमूल निकालना है तो मैं 25 में से पहले विषम संख्या 1 घटाऊंगा तो 24 आएगा। फिर 24 में से कितना घटाऊंगा, 3, तो 21 आ जाएगा। फिर 21 में से घटाऊंगा कितना, 4, तो 17 आ जाएगा। फिर 17 में से घटाएंगे कितनी, 4 नहीं घटाना है, विषम संख्या ही घटाना है। 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 16। फिर 16 में से घटाएंगे कितना, 7, तो आ जाएगा 9। और फिर 9 में से घटाएंगे 9 तो कितना आ जाएगा, 0। तो हमने कितनी बार घटाया है, 5 बार घटाया है, इसलिए आंसर भी कितना आ जाएगा, 5। तो जितनी बार घटाओ वहीं हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो बार बार घटाने की विधि में सम संख्याएं घटाई जाती है, विषम संख्याएं घटाई जाती है। विषम संख्याएं घटाई जाती है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य। आगे संख्या 676 के वर्ग में इकाई अंक 6 होगा। 676 अभी बात की थी हमने वर्ग के लिए। तो इसका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आएगा, तो हमें केवल और केवल इकाई अंक देखना है फर्स्ट संख्या का। इकाई अंक
इकाई संख्या का ही इकाई देखना है। तो इकाई पर आ रहा है 6 और 6 का वर्गमूल कितना होता है 36 और 36 में इकाई कितना आ रहा है 6, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 6। तो हमें केवल और केवल लास्ट वाली संख्या का ही वर्ग निकालना है, तो पूरी संख्या का वर्ग निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा कथन सत्य। आगे है अंकित मूल्य में से छूट को घटाने के बाद का मूल्य क्रय मूल्य होता है। अंकित मूल्य में से छूट को घटाने के बाद का मूल्य कौन सा होता है, क्रय मूल्य नहीं होता। अंकित मूल्य में से छूट को घटाने के बाद का तो कौन सा मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है। कौन सा मूल्य होता है, विक्रय मूल्य। क्योंकि अंकित मूल्य है, किसी भी वस्तु पर जितना मूल्य अंकित है छूट के बाद में तो उस वस्तु को बेचा जाता है। जैसे कोई भी वस्तु है 900 रुपये अंकित है, उस पर 900 रुपये क्या है उस पर अंकित। अंकित मतलब मान लेते हैं उसकी MRP है। अंकित मूल्य किसे कहते हैं, वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य, या फिर हम इसको बोल सकते हैं MRP। MRP की वस्तु को यदि हम छूट मिल रही है, इस पर मान लेते हैं इस पर कितने रुपए की छूट मिल रही है, 200 रुपये की क्या मिल रही है छूट। तो ये वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी, 700 में। तो 700 में बेची जा रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। तो कौन सा मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य। क्योंकि छूट मिलने के बाद में वस्तु को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। कोई भी दुकानदार हो, MRP पर यदि कोई वस्तु होती है तो उस पर छूट देने के बाद में तो उस वस्तु को बेचता है। तो बेचने वाले मूल्य को क्रय मूल्य न कहकर हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, असत्य। आगे 5 नवंबर, बिक्री कर बराबर बिल की देय राशि माइनस क्रय मूल्य होता है। बिक्री कर क्या होता है, टैक्स। बिक्री कर क्या होता है, टैक्स। तो टैक्स क्या होता है, टैक्स होता है बिल की देय राशि माइनस विक्रय मूल्य। तो एक बार हम बात करते हैं, इसके अलग थोड़ी सी चर्चा करें। टैक्स जैसे दुकानदार कोई भी वस्तु खरीद कर लाया क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर क्या लेकर आया, खरीद के लाया, लेकिन उस पर उसको टैक्स चुकाना पड़ा। उसको उस पर क्या चुकाना पड़ा, टैक्स। कि पहले जो 200 रुपये में वस्तु आ रही थी वो अब आपके 18% जो, जैसे मान लेते हैं GST, 18% GST जुड़ गई, और जुड़ने के बाद में अब वो क्या बन गया, अब वो बन गया आपका विक्रय मूल्य। क्या बन गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बिल की देय राशि। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, बिल की देय राशि। तो ये कह रहा है कि टैक्स क्या होता है, तो टैक्स इधर क्रय मूल्य प्लस में, उधर जाकर क्रय मूल्य किस में हो जाएगा, माइनस में। तो टैक्स कैसे ज्ञात करते हैं, टैक्स ज्ञात किया जाता है विक्रय मूल्य में से या फिर बिल की देय राशि में से क्रय मूल्य घटा दो। जैसे मान लो कोई सामान 900 रुपये का है और रियल में वो खरीद कर कितने में लाया था, 700 में, तो उस पर कितने रुपए का टैक्स लगा, 200 रुपये का। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, टैक्स। क्योंकि टैक्स वो क्रय मूल्य पर लगता है। क्रय मूल्य और टैक्स मिलकर ही दुकानदार उस वस्तु को बेचता है, मतलब विक्रय करते हैं। तो यदि हमें टैक्स का मान निकालना है तो जो क्रय मूल्य उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर एक कथन क्या हो जाएगा, सत्य। कि बिल की देय राशि में से यदि हम क्रय मूल्य को घटा दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, टैक्स। आगे बात करें, अब है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है, 11 का स्क्वायर को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। 11 का स्क्वायर, तो 11 के स्क्वायर को 2 क्रमागत विषम ये पूर्णांकों के रूप में लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ से आंसर नंबर 4। सबसे पहले लिखेंगे 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, या फिर एक बार कर देते हैं 11 गुणा 11, और 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 121। हमें 121 को 2 क्रमागत संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखना है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी 2 संख्याओं को जोड़े तब 121 आएगा, वो भी क्रमागत होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, 121 में 2 का क्या दे देना है, 2 का भाग देने पर किसी भी संख्या का, यदि किसी भी संख्या के वर्ग को यदि 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखने का प्रश्न आ जाए तो पहले तो उस संख्या की वर्ग संख्या निकालना,
फिर उसमें 2 का भाग देना। जैसे मैं 121 में 2 का भाग दे रहा हूँ तो लगभग आएगा कितना, 60.5। 60.5 आएगा, क्योंकि 120 का आधा तो होता है 60 और 1 का आधा हो जाएगा 0.5। तो आप तो एक 60.5 को देखना है तो 60.5 से एक तो पहले वाली संख्या लेनी है। 60.5 से पहले आता है 60 और 60.5 के बाद में आता है कितना, 61। तो एक तो ये संख्या लेनी है यहाँ से और एक इसके जस्ट आगे वाली। तो हम 11 के स्क्वायर को दो क्रमागत संख्या कौन सी आ जाएगी, 60 और 61। 60 और 61 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 121। और ये दोनों क्रमागत भी है, क्रमागत का मतलब लगातार आने वाली संख्या। तो आपको उसकी वर्ग संख्या में 2 का भाग देकर, एक तो जिस पॉइंटों में आएगा 60.5 है तो एक तो पहले वाली बता देना और एक लास्ट वाली। आगे देखते हैं संख्या 42 का वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या निकालना है, संख्या 42 का वर्ग। ये प्रश्न है वो एग्जाम में लगभग बार पूछा जाता है, लेकिन आपको देखना है कि वर्ग आखिरकार ज्ञात कैसे करते हैं। संख्या को संख्या से गुणा करना तो सभी को पता है कि संख्या को संख्या से गुणा करने पर वर्ग निकलता है, लेकिन किताब के तरीके के अनुसार यदि हम बात करें तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, उसी प्रकार आपको एग्जाम में करना है। 42 का वर्ग, किसका वर्ग निकालना है, तो लिखेंगे 42 का वर्ग। तो 42 का वर्ग में लिखूंगा 42 का वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2 लगा दे ऊपर, और 42 के वर्ग को मैं लिख रहा हूँ 40 + 2 का होल स्क्वायर। 40 + 2 जोड़ेंगे तो वापस 42 हो जाएगा। अब ये सर्व समीका बन गई कौन सी, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab, और प्लस में क्या हो जाएगा, b²। a² की बात करें तो a तो है 40 और b कितना है, 2। तो यहाँ आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान है 40 गुणा b का मान है कितना, 2, प्लस b का मान हो गया 2 का स्क्वायर। आपको a और b की जगह 40 और 2 रखना है। अब 40 का स्क्वायर होता है 1600, प्लस यहाँ से गुणा करें 160 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 1600 और 1700 कितना हो जाएगा, 64। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1764। तो इस प्रकार आपको वर्ग निकालना है। और संख्या जैसे मैं लूँ यदि 56, तो आपको 56 का यदि वर्ग ज्ञात करना है तो 56 को लिखोगे आप 50 + 6, 50 + 6 का होल स्क्वायर। इस प्रकार आपको लिखते हुए हल करना है। आ गया प्रश्न संख्या 6। 120 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पोशाक पर 20% बटा दिया जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य मतलब छूट देने के बाद का मूल्य विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ से लिखेंगे हम आंसर नंबर 6। 120 रुपये अंकित मूल्य है तो लिखेंगे वस्तु का अंकित मूल्य। पूरा लिखना है हमें, वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य। और वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 120 रुपये। फिर लिखेंगे 20% बटा देने के बाद, 20% बटा देने पर, 20% बटा देने पर किस पर बटा मिल रहा है हमें, 120 पर। तो 120 का कितना परसेंट निकाल लेंगे, 20%। तो 120 का 20% कितना हो जाएगा, 120 गुणा 20%, हटाओ 100 का भाग लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 रुपये। तो 120 रुपये की वस्तु पर हमें कितने रुपए की छूट मिलेगी, 24 रुपये की छूट मिलेगी। अब लिखेंगे हम विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 में से 24 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब अंकित मूल्य माइनस, यदि आप पूरा लिखो तो अंकित मूल्य माइनस बट्टा 120 में से 24 को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 96 रुपये। तो यदि कोई वस्तु 120 रुपये की है और उस पर 20 रुपये की छूट दे रहा है, 20% की, 20 रुपये की नहीं, 20 रुपये अलग बात है, 20% अलग है। यदि 20% की छूट दे रहा है तो इसका मतलब हमें उस वस्तु का 20% निकालना है। और 20% कितना हो जाएगा, 24। तो 120 में 24 रुपये की हमें छूट मिल गई तो कितने रुपए में दुकानदार हमें देगा, 96 रुपये में। और यदि इसको आप डायरेक्ट करना चाहो तो मैं आपको मेथड नंबर 2 बता देता हूँ। आपको क्या करना है,
पहले मानना है कि वस्तु का हाँ, तो बात करें यदि विक्रय मूल्य, एक बार हम वस्तु का कितना मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। तो आपको यदि डायरेक्ट करना है तो 100% में सीधा ही कितने रुपए की, कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है, 80% की। तो 80% घटाएंगे तो कितना, 20%। ये कितने की छूट मिल रही है, 20% की। तो कितने रुपए में आ जाएगी, 80% में। तो आपको सीधा ही 120 का 80% निकाल देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 12 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 रुपये। लेकिन ये शॉर्ट तरीका है, आपको इसी प्रकार करना है। आगे है प्रश्न संख्या 7, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आपको याद करना है, प्रश्नावली 7 में बहुत काम आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे P कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 की पावर T माइनस P। या फिर यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज को पूरा फॉर्म में लिखना चाहते हो तो P का मतलब होता है मूलधन, कोष्टक 1 प्लस R का मतलब हो गया दर, बटे 100 की पावर हो गया T, T मतलब हो गया समय, और माइनस P का मतलब हो गया मूलधन। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8, तो ये तो 7वां था। अब लिखेंगे आंसर नंबर 8। 12 की पावर 3 माइनस 11 की पावर 3 का मान कितना होगा। तो आपको इसको सिंपल तरीके से, शॉर्ट में नहीं करना है, एक मैं तरीका बता रहा हूँ। जब भी दो क्रमागत संख्याओं के घन का अंतर पूछे तो आपको इसी प्रकार हल करना है। जैसे यहाँ पर 12 की पावर 3 माइनस 11 की पावर 3, तो आपको एक रूप में लिखना है कि 1 प्लस 12 गुणा 11 गुणा 3। आपको एक में इन तीनों संख्याओं के गुणा को क्या करना है, जोड़ना है। जैसे 1 प्लस 12 गुणा 11 33 हो जाएगा, और 33 को गुणा करेंगे तो 1 प्लस 12 36, और 12 36 और 3 39, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 397। तो आंसर कितना आ जाएगा, 397। तो आपको इसी प्रकार हल करना है। और बताओ, एक जैसे 5 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 को हल करना है, तो एक में 5 गुणा 4 गुणा 3 को क्या कर दो, जोड़ दो। इन तीनों संख्याओं को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। 1 प्लस 5 के 20, 20 या 60, 60 और 1 कितना हो जाएगा, 61। तो आंसर कितना आएगा इसका, 61। आगे है आंसर नंबर 9 कि 10 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात निकालना है। एक तरफ तो है 10 मीटर, अनुपात निकालना है 10 किलोमीटर से। लेकिन अनुपात में हमने सीखा कि दोनों राशियां हैं वो एक ही इकाई में होनी चाहिए। यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर क्या है, किलोमीटर। तो आपको बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करना है। जैसे 10, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो 10 में कितने हो जाएंगे, तो 10 को 1000 से क्या कर देंगे, गुणा, 1000 मीटर से गुणा कर देंगे। इधर तो 10 मीटर, अनुपात 1000 को 10 से गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1:1000, 1:1000। तो इस प्रकार आपको दो अलग अलग इकाई हैं तो पहले उनको चेंज करना है। यदि सेम इकाइयाँ दे रखी है तो उनमें कोई चेंज नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको वीडियो प्राप्त हो सके। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।